डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। साथियों, ये जो आपका है ये आपका डीसी जनरेटर है। पहले तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका डीसी जनरेटर बोला जाता है। और इसके जो ऊपरी भाग है जिसको यहाँ पर एक्स से इंडिकेट किया गया है, इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, इसके ऊपरी भाग को हम कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है साथियों? कम्यूटेटर बोला जाता है। और ऑप्शन में आपको कम्यूटेटर कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने डीसी जनरेटर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, इस जनरेटर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पर लोड दिखाया जा रहा है वो लोड कहाँ पर है और इसमें जो वाइंडिंग है वो कितनी है। ये आपका एक वाइंडिंग यहाँ पर है और एक वाइंडिंग आपका यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो जनरेटर यहाँ पर दर्शाया गया है वो जो जिस जनरेटर का ये है फिगर, वो आपका आता है संचयी लघु संट यौगिक, जिसको हम कम्युनिटी शॉर्ट संट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। सॉरी दोस्तों, ये आपका कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आता है, डिफरेंशियल लॉक संट कंपाउंड के अंतर्गत आता है। अर्थात डिफरेंशियल जो लॉक संट कंपाउंड दिया गया ऑप्शन में आपको ए देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, ईएमएफ मतलब क्या, जो बैक ईएमएफ कहा जा रहा है। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एमएफ ईएमएफ इसका पूरा नाम होता है साथियों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें हम उपयोग करते हैं किस नियम का, ये फ्लोमी क्या आपका हो जाता है दाहिने हाथ का नियम। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है साथियों, उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, ईएमएफ की गणना करने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जिस सभी सूत्र आपका एक ही तरह होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाया गया, सभी सूत्र आपका एक ही तरफ है, लेकिन जो आपका उत्पन्न ईएमएफ का जो सूत्र होता है सही तरीका, वो आपका होता है 5ZNP अपान 60A होता है। और यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दिया गया है 5ZNP अपान 60A, यहाँ पर आपको दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर अलग कर दिया, गुणे का चिन्ह देगा, लेकिन आपको थोड़ा भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको पकड़ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उसमें आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया था डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए, और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। तो ईएमएफ की गणना करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वो आपका होता है ईवी बराबर V माइनस आई ए आर ए होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ईवी बराबर V माइनस आई ए आर ए, जो कि वोल्टेज में आपका मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यहाँ पर नीचे से इस भाग को इंडिकेट किया जा रहा है साथियों, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पोलसू। क्या बोला जाता है? पोलसू बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। और कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने ये जो आपका डीसी जनरेटर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, इस जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए, इस जनरेटर को हम बोलते हैं साथियों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्साइटेड यहाँ पर जनरेटर करने का मतलब ये है कि इसको बाहरी सोर्स से यहाँ पर जनरेटिंग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक भाग आपका ये है और ये आपका एक भाग ये है, तो हम कह सकते हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। फिगर देखकर आप पहचान सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये आपका। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो जनरेटर होता है साथियों, उसमें क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का फील्ड का नाम क्या है। ये जो सामने आपके सामने यहाँ पर डीसी जनरेटर का एक पार्ट दिखाया जा रहा है, जो कि आपका फील्ड का पार्ट है, और इसमें ये जो भाग है ये किसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसको साथियों बोलते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर। क्या बोला जाता है? विभेदक यौगिक जनरेटर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अंग्रेजी में कहें तो सभी लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये जनरेटर का यहाँ पर प्रकार होता है, लेकिन विभेदक यदि यौगिक जनरेटर बोले तो सोचने लगे कि ये कौन सा यहाँ पर जनरेटर का नाम लिया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10
10 में कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। साथियों डीसी जो जनरेटर होता है उसका क्या सिद्धांत होता है, चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये मैच कर रहा है दाहिने के जो प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है, ये इसी सिद्धांत पे डीसी जनरेटर कार्य करता है, नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा, प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूं, कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोगों को नहीं होगा। जिसका सूत्र होता है बी एल बी साइन थीटा, जो कि वोल्ट में इसको किया मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है वो केवल प्लम्बिंग के दाहिने हाथ के नियम से ही ज्ञात किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्वेश्चन के अनुसार आपको डी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो सामने जो आपको भाग यहाँ पर दिखाया जा रहा है, काफी लोग यहाँ पर पहले से जान के होंगे क्योंकि ये फ्रेम है, ठीक है क्या साथियों, ये फ्रेम है और ये जो आपका फ्रेम है ये इंडिकेट किया जा रहा है, इसको योक भी बोला जाता है और फ्रेम भी बोला जाता है। जिनको कंफ्यूजन होगा समझ लीजिएगा, इसी चीज को डीसी जनरेटर का ये जो भाग है इसको योक भी बोला जाता है और फ्रेम भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यदि 4 पोल यहाँ पर पहले से ही दे दिया गया है तो हम कहेंगे कि इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। जो आपके सामने यहाँ पर डीसी जनरेटर का भाग को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ये कौन सा भाग है जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये डीसी जनरेटर का साथियों जिसको आर्मेचर कोर बोला जाता है, ठीक है, यही आपका लिमिटेड किया जाता है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है आपका। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ये आपका जो लिमिटेड किया जाता है ये आपका एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, ये आपका आर्मेचर कोर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, मतलब किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, शंट फील्ड के साथ ये समानांतर में जुड़े होते हैं और आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा सभी लोग, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन वोल्टेज का निर्माण करें, बी ऑप्शन फील्ड करंट कम करें, सी ऑप्शन आर्मेचर करंट कम करें, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक और ऑप्शन जो कि नियत आउटपुट वोल्टेज कम रखें। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है फील्ड करंट कम करें। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है जो छात्र डेली क्लास कर रहे हैं उनके लिए। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो साथियों ये जो मापते हैं केवल ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को मापते हैं। ये दो बिंदु को जो इंडिकेट किया जा रहा है मशीन के वे दो बिंदु हैं जो कि ब्रश संपर्क के प्रतिरोध से मापते हैं, तो वो आपका ब्रश और कम्यूटेटर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है साथियों किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो सामने यहाँ पर इंडिकेट किया गया भाग, इसका यहाँ पर नाम पूछा गया। तो ऑपरेटिकली आपने इसको देखा होगा तो आसानी से आपको मालूम होगा, इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर वोल्टेज पाथ। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं लघु शंट योगी, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।